नमस्कार दोस्तों, इनफ्लेक्स नर्सिंग एकेडमी में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। आज जो है कि आप लोगों के द्वारा मुझे बहुत ही कॉल्स और बहुत ही व्हाट्सएप मैसेज किए गए कि सर आपका जो पढ़ाने का लेवल है वो सीएचओ की दृष्टि से काफी हाई लेवल का है। ऐसे प्रश्न आपको नोटसेट के अंदर देखने को मिलेंगे, ऐसा आपका जवाब आया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2019 से लेकर के 2024 तक लेटेस्ट सीएचओ के पेपर उठा के देखिएगा और 2024 से लेकर 2019 से लेकर के 2024 तक एक एरो बनाइएगा, तो आपका एरो जो है पेपर का लेवल का अप ही जाएगा। ठीक है, एमसीक्यू वन लाइनर एमसीक्यू का जमाना गया। अब जो है कि हर एग्जाम में प्रायोरिटी बेस्ड एमसीक्यू पूछे जाते हैं। लेटेस्ट जो यूपी सीएचओ का एग्जाम पेपर हुआ था उसको उठा के देखिएगा तो पता चल जाएगा कि हम लोग कितने पानी में हैं। ठीक है, चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अबगार स्कोर इन न्यूबॉर्न? न्यूबॉर्न के अंदर जो है कि अबगार स्कोर का पर्पस क्या होता है? अबगार स्कोर न्यूबॉर्न के अंदर क्यों चेक करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, टू असेस द लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट। क्या इन्फेंट के अंदर न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट को चेक करने के लिए अबगार स्कोर इस्तेमाल में लिया जाता है? या टू डिटरमाइन द सीवियरिटी ऑफ बर्थ डिफेक्ट, बर्थ डिफेक्ट का पता लगाने के लिए अबगार स्कोर इस्तेमाल में लिया जाता है? या टू इवेलुएट द न्यूबॉर्न इमीडिएटली फिजिकल कंडीशन आफ्टर बर्थ, अरे जन्म के बाद फिजिकल कंडीशन को चेक करने के लिए अबगार स्कोर जो है कि यूज किया जाता है? या टू असेस द नीड फॉर वैक्सीनेशन, बच्चे को वैक्सीनेशन करना है या नहीं करना है, ये पता लगाने के लिए अबगार स्कोर का यूज किया जाता है। फटाफट से इसका राइट आंसर पुट कीजिएगा। निशा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फटाफट इसका राइट आंसर पुट कीजिए। हरदीप, देखिए सबसे पहले जानिए आप अबगार स्कोर क्या होता है। अबगार स्कोर क्या होता है? हाँ, काफी स्टूडेंट का आंसर जो है करेक्ट आंसर है इसमें। टू इवेलुएट द न्यूबॉर्न इमीडिएटली फिजिकल कंडीशन आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ बच्चे की फिजिकल कंडीशन कैसी है ये पता लगाने के लिए जो है कि अबगार स्कोर इस्तेमाल में लिया जाता है। ठीक है, आपका आंसर जो है कि बिल्कुल करेक्ट है। आज आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन को ही मतलब एकदम देखिए। अबगार स्कोर के बारे में थोड़ी कॉमन जानकारी ले लेते हैं जो कि हर एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो अबगार स्कोर जो है कि वर्जीनिया अबगार के द्वारा दिया गया था 1952 के अंदर। कब दिया गया था? 1952 के अंदर वर्जीनिया अबगार के द्वारा दिया गया था। ठीक है भाई, ये कौन थे? वर्जीनिया अबगार कौन थे? तो ये एक अमेरिकन एनेस्थेलॉजिस्ट थे। कौन थे? अमेरिकन एनेस्थेलॉजिस्ट थे। ठीक है, अबगार स्कोर के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अबगार स्कोर जो है कि इसमें फिफ्थ इंडिकेटर होते हैं। इसमें फिफ्थ इंडिकेटर होते हैं। देखिए सबसे पहला इंडिकेटर होता है इसमें अपीयरेंस, यानी कि स्किन का कलर कैसा है। दूसरा इंडिकेटर होता है इसमें पल्स, कि बच्चे की पल्स की स्थिति कैसी है। और तीसरा होता है ग्रीमास, यानी कि रिफ्लेक्सेस, स्टिमुलस के अगेंस्ट बच्चा जो है कि रिफ्लेक्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रेस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है। चौथा होता है इसमें एक्टिविटी और पांचवा होता है रेस्पिरेशन। ठीक है, यदि यदि स्किन का कलर बिल्कुल ही पेल कलर होता है, ब्लू या पेल कलर होता है, तो अपन 0 पॉइंट कंसिडर करेंगे। यदि स्किन का कलर जो है कि बॉडी पिंक और एक्सट्रीमिटी जो है कि ब्लू आती है, बॉडी पिंक और एक्सट्रीमिटी ब्लू आती है, तो अपन 0.1 कंसिडर करेंगे। ठीक है, यदि फुल बॉडी पिंक आती है तो इसका मतलब अपन 2 नंबर कंसिडर करेंगे। क्लियर है? वहीं पे अगर अपन पल्स की बात करें तो पल्स जो है कि अगर आपने चेक की और पल्स एब्सेंट आती है तो आप 0 नंबर कंसिडर करेंगे। और यदि पल्स जो है कि 100 बिलो 100 आती है, बिलो 100 आती है तो आप 1 पॉइंट कंसिडर करेंगे। और यदि पल्स जो है कि ओवर 100 आती है या 100 से अबव आती है तो आप 2 नंबर कंसिडर करेंगे। तीसरी बात करते हैं अपन ग्रीमेस, ग्रीमेस या रिफ्लेक्स। यदि बेबी जो है कि पूरा फ्लोपी है, कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो अपन 0 नंबर कंसिडर करेंगे। वहीं पे अगर बेबी जो है कि सम रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, कुछ हलचल कर रहा है, तो अपन 1 नंबर पुट करेंगे। और यदि प्रॉम्प्ट टू रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, कहने का मतलब है कि बच्चा स्नीजिंग कर रहा है, कफिंग कर रहा है या अच्छा रेस्पॉन्स कर रहा है, तो अपन 2 नंबर कंसिडर करेंगे। ठीक है, फिफ्थ है रेस्पिरेशन। यदि रेस्पिरेशन बिल्कुल ही एब्सेंट है तो अपन 0 नंबर कंसिडर करेंगे। यदि रेस्पिरेशन जो है कि स्लो और इरेगुलर है तो अपन 1 नंबर पुट करेंगे।
और यदि बच्चा चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, बच्चा चिल्ला रहा है, रो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अपन 2 नंबर पॉइंट करेंगे। ठीक है, एग्जामिनर यहां से आपसे एमसीक्यू कैसे पूछेगा, एग्जामिनर जो है कि यहां से आपसे एमसीक्यू कैसे पूछेगा, मैं बताना चाहूंगा आपको। यहां पर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट अबगार स्कोर फॉर ए न्यूबॉर्न। कंडीशन दे देगा वो कि हार्ट रेट उसकी 110 है, 110 जो है कि उसकी हार्ट रेट है, बच्चा वीक क्राई, कम रो रहा है, बच्चा वीक क्राई कर रहा है, सम फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज का जो है कि कम फ्लेक्शन हो रहा है, एंड बॉडी एंड पिंक बॉडी विद ब्लू एक्सट्रीमिटीज। तो फटाफट से इसका राइट आंसर पुट कीजिएगा, फटाफट से इसका राइट आंसर कुछ कीजिएगा। मैंने आपको एज इट इज आपको एक्सप्लेन किया है कि अबगार स्कोर के अंदर किस किस इंडिकेटर को रखा गया है। तो इसके अंदर देखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वहां पे जो है कि हार्ट रेट कितनी आ रही है, 110 आ रही है, हार्ट रेट 110 आ रही है, तो क्या इसको मैं 2 नंबर दे सकता हूं। यहाँ पे हार्ट रेट जो है कि ओवर 100 आती है, तो इसको अपन 2 नंबर देते हैं। ठीक है, वहां बताया है कि पिंक बॉडी और ब्लू एक्सट्रीमिटीज है। अपने बच्चे के कैरेक्टर में अपन ने पढ़ा है कि बॉडी जो है कि पिंक है, बॉडी जो है कि पिंक है और एक्सट्रीमिटी जो है कि ब्लू है, तो क्या यहाँ पे मैं 1 नंबर कंसीडर कर सकता हूं। उसके बाद ऑप्शन में उसने बताया कि बच्चा जो है कि मिनिमम रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, स्टिमुलस के अगेंस्ट जो है कि मिनिमम रेस्पॉन्स दे रहा है। अपने जो बच्चे का कैरेक्टर अपन ने एमसीक्यू में देखा है उसके अकॉर्डिंग जो है कि बच्चा मिनिमम रेस्पॉन्स दे रहा है स्टिमुलस के अगेंस्ट, तो क्या यहाँ पे मैं 1 नंबर पॉइंट कर सकता हूं। जो एमसीक्यू देखिएगा, अपन ने देख लिया हार्ट रेट का अपन ने 2 नंबर दे दिया। वीक क्राई यानी कि बच्चा क्राई कर रहा है, कम क्राई कर रहा है, तो इसका अपन ने उसको 1 नंबर दे दिया है। और सम फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज, तो इसका 1 नंबर देंगे। और पिंक बॉडी विद ब्लू एक्सट्रीमिटीज, तो 1 नंबर इसका देंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 5 नंबर हो जाएंगे। कुल मिलाकर कितने नंबर हो जाएंगे, 5 नंबर हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, 5th। राइट आंसर क्या होगा, 5th होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का एमसीक्यू जो है कि आपके अबगार स्कोर के चार्ट से पूछा जाता है। और ये एमसीक्यू जो है कि नोट सेट 4th के अंदर पूछा गया था, एज इट इज मैंने यहाँ पे चिपका दिया है। क्लियर है, और ऐसे ही एमसीक्यू सीएचओ के अंदर आने के चांस हैं, क्योंकि नोट सेट 5th बीत चुका है, और जो बीत चुका है वो छोटे एग्जाम के अंदर आने के फुल चांस रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के एमसीक्यू मैंने इसीलिए यहाँ पे पुटअप किए हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार आप आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, What Apgar score is considered a sign of newborn in a good condition? अरे अबगार स्कोर, कौन सा अबगार स्कोर जो है कि बताएगा कि बेबी की कंडीशन जो है कि वेल एंड गुड है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि 0 से लेकर अगर 3 स्कोर आता है तो क्या अपन बेबी की कंडीशन वेल एंड गुड मानेंगे, या 4 से लेकर के 6 आता है तो मानेंगे, या 7 से लेकर के 10 आता है तो बेबी की कंडीशन वेल एंड गुड मानेंगे, या 8 से लेकर के 9 आता है तो बेबी की कंडीशन वेल एंड गुड मानेंगे। फटाफट से इसका राइट आंसर पुट कीजिएगा। सुशांत, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका कि यदि अबगार स्कोर का स्कोरिंग जो है कि 7 से लेकर के 10 आता है, 7 से लेकर के 10 आता है तो अपन क्या मानेंगे, बेबी की कंडीशन कैसी है, वेल एंड गुड है, वेल एंड गुड कंडीशन है। ठीक है, इसका थोड़ा रिएक्शन देखिएगा, अबगार स्कोर को तोड़ और मरोड़ कर देते हैं पूरी तरीके से, ताकि अगर एग्जामिनर आपसे कहीं से भी एमसीक्यू पूछे तो आप उसका राइट आंसर, हमेशा राइट आंसर पुटअप करें। ठीक है, तो इसका रिएक्शन देखिएगा। देखिए अबगार स्कोर को जो है कि 1 मिनट आफ्टर बर्थ, बर्थ के 1 मिनट के बाद परफॉर्म करते हैं। एमसीक्यू पूछा गया है। ठीक है, बर्थ के 1 मिनट के बाद इसको परफॉर्म करते हैं। यदि अबगार स्कोर सही है, यदि अबगार स्कोर जो है कि सही है तो मींस बेबी की कंडीशन वेल एंड गुड है। सही का मतलब क्या है, 7 से लेकर के 10 के बीच में आना चाहिए। 7 से लेकर के 10 के बीच में आता है तो मतलब बेबी की कंडीशन जो है कि वेल एंड गुड है। तो अपन क्या करेंगे, उसके बाद रूटीन केयर देंगे। अगर 7 से 10 के बीच में आता है तो अपन क्या करेंगे, रूटीन केयर देंगे। अब अपन आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट के बाद रीअश्योर, 5 मिनट के बाद वापस से रीअश्योर करेंगे। रीअश्योर अबगार स्कोर 5 मिनट आफ्टर बर्थ, बर्थ के जस्ट विद इन 5 मिनट के अंदर अपन क्या करेंगे, रीअश्योर करेंगे। यदि अबगार स्कोर 5 मिनट के बाद एबनॉर्मल आता है, यानी कि 7 से कम आता है, बिलो 7 आता है, तो अपन क्या करेंगे, 10 मिनट बाद वापस से चेक करेंगे, 10 मिनट के बाद वापस से चेक करेंगे। ठीक है, देखिए अबगार स्कोर की मिनिमम मार्किंग 0 होती है, मिनिमम मार्किंग 0 होती है, और मैक्सिमम मार्किंग जो है कि 10 हो सकती है। मैक्सिमम मार्किंग कितनी हो सकती है, मैक्सिमम मार्किंग जो है कि 10 हो सकती है। ठीक है, ये एमसीक्यू जो मैंने यहाँ पुट कर रहा हूं ना आगे,
इनके जितने लगाना चाहो ना उतने स्टार लगा लेना भाई, क्योंकि अबगार स्कोर से यहीं से एमसीक्यू बनते हैं, यहीं से इंपोर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं कि यदि अबगार स्कोर का स्कोरिंग जो है 0 से 3 आता है तो व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, सीवियर डिप्रेशन की कंडीशन होगी, क्या होगी, सीवियर डिप्रेशन की कंडीशन होगी। और इसके अंदर जो है कि बेबी को रिससिटेशन यानी कि सीपीआर देंगे, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, सीपीआर देंगे, ठीक है। यदि अबगार स्कोर की स्कोरिंग, यदि अबगार स्कोर की स्कोरिंग जो है 4 से लेकर के 6 आती है, इसका मतलब क्या है कि बेबी के अंदर माइल्ड डिप्रेशन की कंडीशन है, कैसी कंडीशन है, माइल्ड डिप्रेशन की कंडीशन है। और उसके अंदर अपन रूटीन केयर देंगे, क्या देंगे, रूटीन केयर देंगे। रूटीन केयर के साथ में अपन जो है कि O2 थेरेपी को प्लस पॉइंट करेंगे, क्या करेंगे, O2 थेरेपी को प्लस पॉइंट करेंगे इसमें, ठीक है। यदि स्कोरिंग जो है कि 7 से लेकर के 10 आती है यानी कि नो डिप्रेशन, नो डिप्रेशन, बेबी की कंडीशन जो है कि वेल एंड गुड यानी कि बहुत अच्छी है, ठीक है। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, बेबी को नॉर्मल केयर प्रोवाइड करेंगे, क्लियर है। मैंने आपको बता दिया है कि यदि अबगार स्कोर जो है कि 7 से 10 आता है तो कंसिडर्ड साइन ऑफ न्यूबॉर्न इन ए गुड कंडीशन। और ये जो क्वेश्चन है ये स्टाफ नर्स एमपी के अंदर पूछा गया है कि यदि 7 से 10 के बीच में आता है तो बेबी की कंडीशन कैसी है, वेल एंड गुड है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, इन ए न्यूनॉट, नियोनेट के अंदर विद लो बर्थ वेट, इन ए नियोनेट विद लो बर्थ वेट What is the preferred practice regarding the umbilical cord clamping? अरे पूछा गया है, एमसीक्यू है कि यदि बच्चे का वजन कम है, यदि बच्चे का वजन कम है तो अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंपिंग करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, आपको अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंपिंग करने के समय किन बातों का ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, इमीडिएट क्लैंपिंग टू प्रिवेंट फर्दर ब्लड लॉस, डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग टू इंप्रूव ब्लड वॉल्यूम एंड आयरन लेवल, clamping after 5 minutes, no clamping as baby can breathe through the umbilical cord। विक्रांत आपका आंसर जो है कि बिल्कुल गलत है, आपको और स्टडी करने की आवश्यकता है, थोड़ा अपनी स्टडी को इंप्रूव कीजिए और थोड़ा चीजों को समझ के पढ़िए, है ना। पूजा, वेल डन, आपका क्वेश्चन, आपका आंसर जो है कि बिल्कुल करेक्ट है। डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग टू इंप्रूव ब्लड वॉल्यूम एंड आयरन लेवल, देखो कहने का मतलब है कि बच्चे का वजन वैसे ही कम है, बच्चे का वजन जो है कि वैसे ही कम है और अपन जस्ट आफ्टर बर्थ अगर कॉर्ड को क्लैंप कर देंगे तो कॉर्ड के अंदर जो ब्लड है, कॉर्ड के अंदर जो ब्लड है वो बेबी के अंदर नहीं जा पाएगा, तो बेबी के अंदर हाइपोवोलेमिया होने के चांस रहते हैं, क्या चांस रहते हैं, बेबी के अंदर हाइपोवोलेमिया होने के चांस रहते हैं। तो टू प्रिवेंट हाइपोवोलेमिया, हाइपोवोलेमिया को से बेबी को प्रिवेंट करने के लिए अपन को क्या करना है कि कॉर्ड क्लैंपिंग को थोड़ा डिले करना है, कॉर्ड क्लैंपिंग को थोड़ा डिले करना है। डिले करने से क्या होगा कि जो कॉर्ड के अंदर जो ब्लड है वो बेबी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, यहाँ से काफी इंपोर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं। और एमपीसीएच 2021 के अंदर, एमपीसीएच 2022 के अंदर और 2019 के अंदर यहाँ से 2-3 एमसीक्यू पूछे गए हैं, ठीक है। तो मैंने सारा रेशनल यहाँ पर पुटअप किया है, देखिए अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग, यहाँ पर अपन अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग देखेंगे कि अम्बिलिकल कॉर्ड की जो टोटल लेंथ होती है सबसे पहले वो कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर होती है। 45 सेंटीमीटर से याद रखिएगा कि फीमर की लेंथ कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर होती है। वहीं अगर आपको बताना चाहूं कि एनिमा केन की हाइट, एनिमा केन की हाइट कितनी होती है तो वो भी 45 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। देखिए अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 3 ब्लड वेसल्स होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 3 ब्लड वेसल्स होती है जो एम्स के अंदर पूछा गया था कि 2 अम्बिलिकल आर्टरी होती है एंड 1 अम्बिलिकल वेन होती है, 2 अम्बिलिकल आर्टरी होती है एंड 1 अम्बिलिकल वेन होती है। जो राइट अम्बिलिकल वेन होती है, जो राइट अम्बिलिकल आर्टरी होती है डिसअपियर, यहाँ गलती से बाय मिस्टेक, राइट अम्बिलिकल आर्टरी डिसअपियर एट 4 मंथ, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड देखिए, अम्बिलिकल कॉर्ड कट 2 to 3 मिनट यानी कि एवरेज 5 मिनट आफ्टर बर्थ। अम्बिलिकल कॉर्ड को कटिंग करने का जो टाइमिंग है, अम्बिलिकल कॉर्ड को कटिंग करने का जो टाइमिंग है, टाइमिंग जो है कि 2 से 3 मिनट होता है और एवरेज 5 मिनट होता है, क्लियर है। लेकिन आजकल ये प्रश्न काफी पुराना हो चुका है, अब आजकल नया ट्रेंड चल गया है कि अम्बिलिकल कॉर्ड की जो कटिंग है वो कब करेंगे अपन, आफ्टर स्टॉपिंग अम्बिलिकल कॉर्ड पल्सेशन,
अम्बिलिकल कॉर्ड के पल्सेशन स्टॉप होने के बाद करेंगे। और एमपीसीएचओ के 2021 के अंदर ये एमसीक्यू पूछा गया है। और यहाँ पे आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा कि अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 2 आर्टरी और एक अम्बिलिकल वेन होती है, और राइट अम्बिलिकल वेन डिसअपियर एट 4 मंथ ऑफ गेस्टेशनल एज। ठीक है, बाय मिस्टेक वहां पे आर्टरी हो गया था। तो राइट अम्बिलिकल वेन जो है कि 4 मंथ की गेस्टेशनल एज पर जो है कि डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए। आगे देखिए पल्सेशन स्टॉप होने के एडवांटेज। जैसा कि अपने प्रश्न में है कि डिले, यदि अपन अम्बिलिकल कॉर्ड को जो है कि क्लैंप करना डिले करेंगे तो उसके क्या क्या एडवांटेज है। तो पल्सेशन स्टॉप होने के एडवांटेज देखिएगा। सबसे पहला एडवांटेज है इसमें कि क्या समस्या, अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 80 से लेकर के 100 ml तक का ब्लड होता है। क्या होता है, 80 से लेकर के 100 ml तक का ब्लड जो है कि अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर होता है। अगर अपन पल्सेशन स्टॉप होने का वेट करेंगे तो ये क्या होगा कि न्यूबॉर्न के अंदर चला जाएगा। 80 से लेकर के 100 ml तक का ब्लड जो है कि न्यूबॉर्न के अंदर चला जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, प्रिवेंट फ्रॉम एनीमिया, जिससे अपन न्यूबॉर्न को जो है कि एनीमिया होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करने के लिए पहले लेंथ मेजर करेंगे। अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करने के लिए पहले लेंथ मेजर करेंगे और फर्स्ट क्लैंप लगाएंगे। मैंने यहाँ तो डायग्राम बनाया है, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की है। फटाफट से आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और मुझे कमेंट करना ना भूलें। देखिए फर्स्ट क्लैंप जो है कि 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बेबी। भाई ये 5 सेंटीमीटर अवे, बेबी से अवे, ये फर्स्ट क्लैंप लगा दिया। ठीक है, सेकंड क्लैंप 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट क्लैंप। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट क्लैंप। क्लियर है। अब देखिए फर्स्ट क्लैंप लगा दिया और अब 2.5 सेंटीमीटर अवे, यानी कि एक क्लैंप से दूसरे क्लैंप की दूरी कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। अब अपन को क्या करना है कि इन दोनों के बीच में कैंची लगा करके अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर देना है। इन दोनों के बीच में कैंची लगा करके अम्बिलिकल कॉर्ड को जो है कि यहाँ से कट कर देना है। ठीक है, आगे देखिएगा। इसमें दोनों क्लैंप के बीच से अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करेंगे। किससे करेंगे, बाय द अम्बिलिकल कॉर्ड कटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू पूछा गया है, किसके द्वारा कट करेंगे, तो बाय द हेल्प ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड कटर। क्लियर है, आगे देखिए। ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू कट द अम्बिलिकल कॉर्ड। डीएसएसबी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए आप लोग जिसके द्वारा अम्बिलिकल कॉर्ड को जो है कि कट किया जाता है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड कटर के द्वारा अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्लैंप था, फर्स्ट क्लैंप रिमूव्ड आफ्टर 24 आवर ऑफ बर्थ। क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट क्लैंप कब रिमूव करेंगे, तो बर्थ के 24 आवर के अंतर्गत अपन रिमूव कर देंगे। ठीक है, सेकंड क्लैंप जो है कि रिमूव एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपन रिमूव करेंगे आफ्टर बर्थ, क्योंकि 30 मिनट बाद अम्बिलिकल कॉर्ड क्या हो जाएगी, शेड ऑफ हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिएगा। अर्ली अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग। अम्बिलिकल कॉर्ड अपन अर्ली किस में कट करेंगे, प्रीटर्म बेबी में। क्यों, क्योंकि प्रीटर्म बेबी में अम्बिलिकल कॉर्ड इसलिए कटिंग करेंगे टू प्रिवेंट हाइपरवोलेमिया। अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 80 से लेकर के 100 ml तक का ब्लड होता है, और जो कि न्यूबॉर्न में क्या क्रिएट कर सकता है, हाइपरवोलेमिया की कंडीशन क्रिएट कर सकता है। और ये जो एमसीक्यू है एम्स में पूछा गया है। ठीक है, एचआईवी इन्फेक्टेड मदर, यदि मदर जो है कि एचआईवी इन्फेक्टेड है तो क्या करेंगे, टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन न हो, इससे बचाने के लिए क्या करेंगे अपन, अम्बिलिकल कॉर्ड को अर्ली कटिंग करेंगे। ठीक है, मल्टीपल गेस्टेशनल, इसमें देखिएगा फर्स्ट बेबी डिलीवर होते ही अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करेंगे। क्यों, क्योंकि सेकंड बेबी को अपन को क्या करना है, एनीमिया से प्रिवेंट करना है। और सीआरपीएफ के अंदर ये एमसीक्यू पूछा गया है। क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए।
सेकंड एमसीक्यू देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियल पोजीशन फॉर कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करने के लिए आइडियल पोजीशन क्या होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, बेबी को सुपाइन पोजीशन में रखना है, बेबी इन सुपाइन पोजीशन ऑन द मदर चेस्ट, या बेबी को प्रोन पोजीशन में रखना है मदर चेस्ट पे, या बेबी इन लेटरल पोजीशन बिसाइड द मदर, या बेबी इन सुपाइन पोजीशन इन ए इंक्यूबेटर। बताइए फटाफट इसका राइट आंसर पुट कीजिएगा। हेमराज बिल्कुल करेक्ट आंसर है वही आपका। अब हेमराज का मैंने बोल दिया है कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो सभी ने इसको कॉपी पेस्ट करना है ना। देखिए 130 स्टूडेंट लाइव है, 130 स्टूडेंट लाइव है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब सिर्फ और सिर्फ 2 स्टूडेंट ने किया है। हाँ, ये क्लास अभी क्या है कि हमारे चैनल पे थोड़ा टेक्निकल इश्यू चल रहा है। जैसे ही लाइव क्लास एंड होती है और वो क्लास ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है, तो उस क्लास को वापस से री अपलोडिंग करना होता है, इसीलिए आपके सारे कमेंट्स डिलीट हो जाते हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, ये हमने मेल कर दिया है, तो धीरे धीरे टेक्निकल इशू जो है सॉल्व हो जाएगा। हाँ, डिलीट नहीं हो, मतलब एक बार डिलीट हो जाती है तो वो तो अपन वापस से उसको प्लेलिस्ट में अपलोड कर देते हैं ना। आप लाइव तो ऐसे देख ही रहे हो, लाइव देखने के बाद अगर आप उसको फिर दोबारा देखना चाहो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो इजीली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, सॉरी इसका राइट आंसर पुट कीजिए फटाफट। देखो इसका राइट आंसर क्या होगा कि बेबी इन प्रोन पोजीशन, बेबी को प्रोन पोजीशन प्रोवाइड करनी है और मदर की चेस्ट पे। तो क्वेश्चन यहाँ से 2 टाइप से बनते हैं। यहाँ पर मदर की पोजीशन क्या होगी, यहाँ पर मदर की पोजीशन होगी सेमी रिक्लाइन पोजीशन। क्या होगी, सेमी रिक्लाइन पोजीशन तो मदर की होगी। यदि बेबी की बात करें, न्यूबॉर्न की बात करें, तो बेबी की स्थिति कैसी होगी, प्रोन। बेबी की पोजीशन कैसी होगी, प्रोन पोजीशन होगी। ठीक है, थोड़ा कंगारू मदर केयर के बारे में देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। देखो कंगारू मदर केयर, कंगारू मदर केयर के कुछ कंपोनेंट होते हैं। देखो कंगारू मदर केयर का मतलब क्या होता है कि जैसे कि ये महिला जो है, जैसे कि ये महिला जो है एक बेबी को प्रोन पोजीशन देकर के अपने स्किन टू स्किन कांटेक्ट करा रही है, तो इससे क्या होगा, ये सबसे पहले तो ये किस किस स्थिति, देखो प्री मेच्योर बेबी है, प्री मेच्योर बेबी है या एलबीडब्ल्यू बेबी है, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर जो है कि हाइपोथर्मिया का चांस होता है। क्या होता है इनके अंदर, हाइपोथर्मिया का चांस होता है। अब हाइपोथर्मिया को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, स्किन से स्किन कांटेक्ट करेंगे तो हाइपोथर्मिया होने के चांस कम हो जाएंगे, और हाइपोथर्मिया जो है कि साइलेंट किलर डिजीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसी स्थिति के लिए अपन क्या देंगे, कंगारू मदर केयर देंगे। कंगारू मदर केयर, देखो कंगारू मदर केयर जो है कब तक देंगे, ये हाफ आवर तक दे सकते हैं पर डे। कब, पर डे हाफ आवर तक दे सकते हैं। स्टाफ नर्स के अंदर पूछा गया एमसीक्यू है। इंपॉर्टेंट बात है कि कंगारू मदर के अंदर क्या होता है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है। क्या होता है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है। स्किन टू स्किन कांटेक्ट करवा करके एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है। ठीक है, कंगारू मदर केयर की पोजीशन क्या होगी, जो अपने एमसीक्यू में दिया था कि सेमी रिक्लाइन पोजीशन ऑफ मदर, मदर की पोजीशन जो होगी वो कैसी होगी, सेमी रिक्लाइन पोजीशन होगी। क्लियर है। वहीं पे अगर अपन बेबी की बात करें कि बेबी की पोजीशन कैसी होगी, तो बेबी की जो पोजीशन होगी वो प्रोन पोजीशन होगी। कैसी होगी, बेबी की पोजीशन कैसी होगी, प्रोन पोजीशन होगी। क्लियर है। ये सारे इंपॉर्टेंट गोल्डन की पॉइंट है, यहीं से एमसीक्यू बनते हैं। देखो एलबीडब्ल्यू बेबी में क्या होता है, हाइपोथर्मिया के चांस ज्यादा रहते हैं। एलबीडब्ल्यू बेबी को केएमसी तब तक देंगे जब तक कि बेबी का वेट नॉर्मल नहीं हो जाता। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट लाइन देखिए आगे, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प इन इंप्रूविंग वेट ऑफ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न का वेट जो है कि अपन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवा के इंप्रूव कर सकते हैं। यदि बेबी को हाइपोथर्मिया की कंडीशन है तो प्लेस द बेबी इन रेडियस वार्मर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, देखिए क्वेश्चन देखिए कि which of the following action can prevent heat loss due to evaporation in newborn। न्यूबॉर्न के अंदर इवापोरेशन की वजह से हीट का लॉस हो रहा है, तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए व्हाट इज द नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन। नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होगी, ensure that newborn is placed in a warm room after delivery। जस्ट आफ्टर डिलीवरी के बाद जो है कि बेबी को
वार्म रूम के अंदर अपन को प्लेस करना है, या ऑप्शन नंबर बी इमीडिएट ड्राइंग ऑफ द न्यूबॉर्न जस्ट आफ्टर बर्थ, या स्वेडलिंग द न्यूबॉर्न इन कूल ब्लैंकेट, या यूजिंग कोल्ड स्टरलाइज्ड इक्विपमेंट। बताइए फटाफट इसका राइट आंसर कीजिएगा। बलराम, बिल्कुल आपका आंसर जो है कि बिल्कुल करेक्ट है कि इवापोरेशन से बचाने के लिए अपन क्या करेंगे, इवापोरेशन से बचाने के लिए जो है कि अपन न्यूबॉर्न को इमीडिएट ड्राइंग ऑफ द न्यूबॉर्न आफ्टर बर्थ। देखो इवापोरेशन का मतलब क्या होता है, भाप बनना, यानी कि अगर बच्चा जो है कि ड्राइंग करेंगे अपन तो क्या होगा कि उसके अंदर हाइपोथर्मिया होने के चांस कम रहेंगे। ठीक है, अपन थोड़ा हाइपोथर्मिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जहां से एग्जाम के अंदर काफी एमसीक्यू पूछे जाते हैं, क्योंकि हाइपोथर्मिया जो होता है वो नियोनेटल मोर्टिलिटी का सबसे मेन कारण होता है, और इसको साइलेंट किलर डिजीज के नाम से भी जानते हैं। चलिए स्क्रीन पे देखिएगा, स्क्रीन पे हाइपोथर्मिया को जो है कि साइलेंट किलर डिजीज के नाम से जानते हैं, और ये लेटेस्ट एम्स के अंदर पूछा गया एमसीक्यू है। ठीक है, हाइपोथर्मिया में बेबी में शिवरिंग एब्सेंट होती है, क्यों? क्योंकि उनमें इमेच्योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है कि इमेच्योर होता है, इसलिए उनके अंदर क्या होता है, शिवरिंग एब्सेंट होती है। ठीक है, तो फिर इसके अंदर थर्मोजेनेसिस का काम कौन करता है, थर्मोजेनेसिस का काम कौन करता है? बेबी में थर्मोजेनेसिस का काम यानी कि हीट प्रोडक्शन का काम जो है कि ब्राउन एडिपोज टिश्यू के द्वारा किया जाता है। किससे होता है? ब्राउन एडिपोज टिश्यू से होता है, और ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो है कि टोटल बॉडी वेट का 4% होते हैं, और स्टाफ नर्स के अंदर पूछा गया एमसीक्यू है कि ब्राउन एडिपोज टिश्यू टोटल बॉडी वेट कितना होते हैं, 4% होते हैं। ठीक है, अपन बात करते हैं हीट लॉस का, कि न्यूबॉर्न के अंदर हीट लॉस किस किस प्रकार से होती है, यहां से एमसीक्यू पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहला देखिए कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट बेबी जो है कि कूल सरफेस से टच है, कूल सरफेस से टच है तो क्या होगा कि हीट का लॉस होगा। अब इसको प्रिवेंशन के लिए अपन क्या करेंगे, यदि कूल सरफेस से टच है तो बेबी को जो है कि वार्म सरफेस पर प्लेस करेंगे, किस पे? वार्म सरफेस पर प्लेस करेंगे, और अपन जो भी प्रोसीजर करेंगे वो कहां पर करेंगे, वार्म सरफेस पर करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया कंडक्शन। दूसरा होता है कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है कि सर्कुलेटिंग एयर, जैसे कि मान लो कि रूम का डोर ओपन है, रूम का डोर विंडो वगैरह ओपन है, और जो एयर सर्कुलेट हो रही है उसके द्वारा क्या होगा, हीट का लॉस होगा। अपन को इसमें प्रायोरिटी बेस क्या रहेगी कि ये डोर और विंडो को बंद कर दो, डोर और विंडो को बंद कर दो। तीसरा होता है इवापोरेशन। इवापोरेशन में किसकी वजह से हो रहा है, तो बेबी को क्या करेंगे अपन, इमीडिएटली ड्राई कर देंगे। ठीक है, और रेडिएशन, देखो अगर मौसम ठंडा होगा ना तो बेबी के अंदर हीट लॉस के ज्यादा चांस होंगे, तो रेडिएशन में अपन क्या करना है, बेबी को वार्म एनवायरनमेंट में प्लेस करना है। ठीक है, इसके अंदर देखिए यहां से एमसीक्यू पूछा गया है 2-3 बार। सबसे पहला है कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट मतलब अपन जो है कि न्यूबॉर्न को डायरेक्टली न्यूबॉर्न को ऐसी सर्विस मतलब कूल सरफेस पे जो है कि प्रोवाइड कर रहे हैं। अब कूल सरफेस पे प्लेस करेंगे तो क्या होगा, हीट का लॉस होगा। तो क्या करना है इसमें, प्रिवेंशन कैसे करना है कि ऑल प्रोसीजर एंड ट्रीटमेंट ऑन वार्म पेडेड सरफेस। ठीक है, गर्म सरफेस पे अपन को सभी प्रोसीजर और ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, सेकंड जो मेथड होता है वो होता है कन्वेंशन। सेकंड मेथड कौन सा होता है, कन्वेंशन। कन्वेंशन के द्वारा 15% जो है कि हीट का लॉस होता है, और इसमें हीट कैसे होता है, कूल सरफेस एरिया से हीट का इसमें लॉस होता है। ठीक है, कन्वेंशन कैसे करेंगे, अवे द न्यूबॉर्न फ्रॉम कूल सर्कुलेटिंग एयर। कूल सर्कुलेटिंग एयर, यहाँ पे कैसे होगा हीट का लॉस, जो यहाँ पे सर्कुलेटिंग सरफेस एरिया होगा, कूल सर्कुलेटिंग जो एयर होती है, कूल सर्कुलेटिंग जो एयर होती है उसके द्वारा जो है कि यहाँ पर हीट का लॉस होता है। तो अपन को क्या करना है इसमें अपन को अवे द न्यूबॉर्न फ्रॉम कूल सर्कुलेटिंग एयर। ठीक है, कीप द बेबी इन वार्म इन्वायरमेंट। तीसरा जो इसका टाइप है वो है इवापोरेशन। इवापोरेशन के द्वारा क्या होता है कि 22% जो है कि हीट का लॉस होता है। इसमें क्या होता है, वेपोराइजेशन, यानी कि भाप के द्वारा जो है कि हीट का लॉस होता है। और प्रिवेंशन में क्या करेंगे, क्लीन ड्राई wrap द बेबी इन ब्लैंकेट, यानी कि बेबी को एकदम क्लीन कर देंगे, ड्राई कर देंगे। ये अपने एमसीक्यू का राइट आंसर है। ठीक है, चौथा होता है रेडिएशन। चौथा कौन सा होता है, रेडिएशन होता है। रेडिएशन के अंदर क्या होता है, देखो मैक्सिमम हीट लॉस बाय विच टाइप ऑफ मेथड, ये एमसीक्यू पूछा गया है कि सबसे ज्यादा हीट का लॉस किस प्रकार से होता है। तो रेडिएशन के द्वारा सबसे ज्यादा हीट का लॉस होता है। और ये जो एम्स के अंदर तो छोड़ो, लेकिन डीएसएसबी के अंदर ये एमसीक्यू पूछा गया है
ठीक है, इसमें विदाउट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हीट का लॉस होता है। सर्कुलेटिंग अगर एनवायरमेंटल जो एनवायरमेंट है अगर वो कूल है तो रेडिएशन के द्वारा हीट का लॉस होगा, तो अपन को क्या करना है कि प्रिवेंट और अवे फ्रॉम कूल सरफेस वॉल और आउटसाइड वॉल। ठीक है, आसपास की दीवारें जो है उनसे दूर रखें बेबी को, क्योंकि वो क्या होती है थोड़ी ठंडी होती है, जिनकी वजह से क्या हो सकता है हाइपोथर्मिया की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक है और कल की जो क्लास होगी वो कंबाइन क्लास होगी, जिसमें CHN, OBG और पीडिया को कंबाइन लिया जाएगा। और हाँ, बिल्कुल प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस अवेलेबल है। आप जो थंबनेल पे जो मोबाइल नंबर दे रखे हैं ना उनसे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू।